टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था। इसमें सबसे पहले हमने इसमें यूज आने वाले एंजाइम्स को डिस्कस किया। इसके बाद में हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझा। जो नेक्स्ट टूल है वो है क्लोनिंग वेक्टर। किसी बैक्टीरियल सेल में या किसी प्लांट या एनिमल सेल में डिजायर्ड जीन को या डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस माध्यम का हम उपयोग करते हैं उसे हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर्स यूज किए जाते हैं डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाजेस। जो प्लाज्मिड है ये किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के अलावा पाया जाने वाला डीएनए है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जिसको सेल के बाहर निकालकर उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा कट लगाकर डिजायर्ड डीएनए को लाइगेट किया जाता है। देन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अगेन इकोलाई या अदर जो भी बैक्टीरियल सेल है या सेल है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर जो 1977 में फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट किया गया और ये कंस्ट्रक्ट किया गया बॉलीवर एंड रॉड्रिगेज के द्वारा। तो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है वो है PBR322। यहाँ पर जो PBR में P है ये प्लाज्मिड को डिनोट करता है, B बॉलीवर को डिनोट करता है एंड R रॉड्रिगेज को। तो दिस इज द स्केच ऑफ ए प्लाज्मिड ऑफ PBR322। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे डीएनए सीक्वेंसेस हैं। जैसे कि ये जो डीएनए सीक्वेंस है ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है इको R फर्स्ट के द्वारा, क्ला फर्स्ट के द्वारा, हिंड थर्ड के द्वारा। इसी तरीके से ये जो पार्ट है, ये जो डीएनए सीक्वेंस है, ये एम्पीसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट रेजिस्टिव है। इसके अलावा ये सीक्वेंस PST फर्स्ट एंड PBU फर्स्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है करने के लिए। इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है इसे हम ओरी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये जो सीक्वेंस है डीएनए का इसे हम ROP कहते हैं। ये वो सीक्वेंस है जो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटीन है उसको ROP डीएनए सीक्वेंस कोड करता है। इसके अलावा ये PBU सेकंड के द्वारा कट भी किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा ये जो सीक्वेंस है ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिव है एंड इसको BAM-H फर्स्ट एंड साल फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है कट करने के लिए। तो इस तरीके से PBR322 में डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस हैं। तो यहाँ पर एक बेहतर प्लाज्मिड यूज किया जाता है डिजायर्ड डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड हम लेते हैं बैक्टीरियोफाजेस। जनरली कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड ड्यूरिंग द इन्फेक्शन वो अपने डीएनए को रिलीज करते हैं या अपने आरएनए को रिलीज करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले ऐसे वायरस की इस टेक्निक को यूज किया जाता है डिजायर्ड जीन को या डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल में, और ऐसे वायरस को डिसआर्म करके यूज किया जा सकता है एज ए वेक्टर। तो यहाँ पर डिसआर्म का मतलब होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या वायरस को नॉन पैथोजेनिक करना। नेक्स्ट लेते हैं, हम प्लाज्मिड की बात कर रहे थे तो यहाँ पर बात करेंगे फीचर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। एक वेक्टर के अंदर डीएनए की क्लोनिंग के लिए क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, एक प्लाज्मिड के अंदर ऐसा डीएनए सीक्वेंस होना चाहिए जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता हो, रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है और हाई नंबर ऑफ कॉपी को प्रमोट करता है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो सीक्वेंस है।
इसे हम ओरी भी कहते हैं। सेकेंड हम लेते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, किसी वेक्टर के ऊपर या फिर प्लाज्मिड के ऊपर जो पाए जाने वाले एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाले जीन्स हैं उन्हें हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। क्योंकि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करते हैं और किसी सेल को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई करने में ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हेल्प करते हैं। ये एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाले जो जीन है ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन दोनों को रेजिस्ट करने वाले जीन हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया गया तो टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करने वाला जीन कट हो गया और वहां पर डिजायर्ड जीन लाइगेट हो गया है। अब उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो ट्रांसफॉर्म है या नहीं है। तो हम साइमल्टेनियस प्लेटिंग करेंगे, मीडिया लेंगे और उसके अंदर एक में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक ऐड करेंगे, एक में टेट्रासाइक्लिन ऐड करेंगे। देन फिर बैक्टीरियल कल्चर को एम्पिसिलिन पर ग्रो करवाएंगे, तो वहां पर नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दोनों ही सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन जब टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया पर ग्रो कराएंगे तो जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो नहीं हो पाएंगी वहां पर, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड नॉर्मल सेल है वो वहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इससे ये आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि कौन सी जो सेल्स है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। तो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाला जो जीन है जो हमें ये हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, उसे हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। थर्ड हम लेते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस और क्लोनिंग साइट्स। किसी प्लाज्मिड के अंदर या वेक्टर के अंदर वो डीएनए सीक्वेंस जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर वहां पर कट लगाया जाता है, फिर उसके अंदर नया डीएनए ऐड किया जाता है। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। और एक अच्छे प्लाज्मिड, एक बेहतर प्लाज्मिड के अंदर रिकॉग्निशन जो साइट्स या सीक्वेंस हैं वो मल्टीपल या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे उस प्लाज्मिड के। तो एक लिमिट नंबर होना चाहिए उनका। यहाँ पर ये जो पैटर्न है प्लेटिंग के द्वारा आइडेंटिफाई करना ट्रांसफॉर्म सेल को, ये थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो एक ऑल्टरनेट मेथड है जिसके द्वारा हम रिकॉम्बिनेंट सेल यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली ये देखा गया है कि एक प्लाज्मिड के अंदर एक कोडिंग सीक्वेंस होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को कोड करता है। तो जब इस कल्चर के अंदर, नॉर्मल सेल के कल्चर के अंदर हम जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देते हैं तो ब्लू कलर अपीयर होता है। तो जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देते हैं ऐसी सेल के प्लाज्मिड के लिए तो जो कोडिंग सीक्वेंस है बीटा गैलेक्टोसिडेज का वो कट हो जाता है और वहां पर नया जीन ऐड हो जाता है। तो नया डीएनए या नया जीन ऐड करने से जो बीटा गैलेक्टोसिडेज को कोड करने वाला जीन है वो इनएक्टिव हो गया है। इसे हम क्या कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। अब इसमें हम जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देंगे तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देने पर अब कोई कलर अपीयर नहीं होगा और इससे ये प्रूफ होगा कि ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, इनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। नेक्स्ट लेते हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के बारे में काफी डिस्कशन कर लिया है। यदि हमें कोई डिजायर्ड जीन किसी प्लांट सेल में या एनिमल सेल में अगर सेंड करना है तो इसके लिए कुछ और वेक्टर्स हैं, जैसे कि प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया अपने इन्फेक्शन के दौरान प्लांट की सेल में इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जो जीन है वो प्लांट के अंदर ट्यूमर कॉज करता है। तो अगर इस बैक्टीरिया को डिसआर्म कर दिया जाए, इस टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म कर दिया जाए, इसको नॉन पैथोजेनिक बना दिया जाए और इसके अंदर डिजायर्ड जीन को ऐड कर दिया जाए, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, तो नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस डिजायर्ड डीएनए या जीन को भी प्लांट की सेल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसी तरीके से जो रेट्रोवायरसेस हैं जो कि एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर इन्फेक्शन करते हैं और इन्फेक्शन के दौरान अपने आरएनए को रिलीज करते हैं,
तो यदि इन रेट्रोवायरसेस को डिसआर्म कर दिया जाए और डिजायर्ड जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है या जो डिजायर्ड जीन है या जो डिजायर्ड आरएनए है, उसको अगर इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान ये जो वायरस हैं उस डिजायर्ड सीक्वेंस को एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इस तरीके से ये फीचर है एक क्लोनिंग वेक्टर के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो नेक्स्ट टूल है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट। जनरली डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है जो डायरेक्टली किसी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसलिए कुछ ऐसे केमिकल या फिजिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिससे जो होस्ट सेल है वो कॉम्पिटेंट हो जाए और जो डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले कॉम्पिटेंट होस्ट के लिए फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल मेथड। इसके अंदर हम नेकेड प्रोटोप्लास्ट लेते हैं जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। इसके साथ में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रखते हैं और मीडियम में मैग्नीशियम आयन को इंक्रीज कर देते हैं और उसके बाद में 20% पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का ट्रीटमेंट देते हैं या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल वहां प्रेजेंट रखते हैं। कुछ समय के बाद में वहां पर कैल्शियम आयन को एनहांस किया जाता है और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को रिड्यूस किया जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर सम टाइम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को रिड्यूस किया जाता है एंड कैल्शियम आयन को जो है इंक्रीज किया जाता है, एनहांस किया जाता है। तो इससे जो सेल है वो कॉम्पिटेंट हो जाती है और जो सेल मेम्ब्रेन है वहां से होते हुए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को लेकर आयनिक सॉल्यूशन के साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रखा जाता है और उसके बाद में एक इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है जिसमें एट फर्स्ट लो वोल्टेज की लॉन्ग पल्सेस एंड हाई वोल्टेज की शॉर्ट पल्सेस दी जाती है। तो ऐसा करने से जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें पोर्स हो जाते हैं, उनमें ट्रांजिएंट पोर्स हो जाते हैं जहां से डीएनए सेल के अंदर एंटर हो जाता है। नेक्स्ट टेक्निक हम लेते हैं पार्टिकल बम्बार्डमेंट गन मेथड या जीन गन मेथड और इसे हम बायोलिस्टिक टेक्निक भी कहते हैं। इस टेक्निक के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको गोल्ड के पार्टिकल्स पर या फिर टंगस्टन के पार्टिकल्स के ऊपर रैप करके हीलियम प्रेशर पार्टिकल गन डिवाइस के द्वारा प्लांट सेल्स के ऊपर हाई वेलोसिटी से बम्बार्डमेंट करते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं हाई वेलोसिटी के साथ में जाते हैं और प्लांट के सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं। इन पार्टिकल्स के साथ में गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स के साथ में जो डीएनए है वो भी सेल के अंदर एंटर हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन जो टेक्निक है जनरली एनिमल सेल्स में डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें डीएनए के कल्चर को कैपिलरी ग्लास माइक्रोपिपेट या माइक्रो सिरिंज के द्वारा डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है एनिमल सेल के अंदर।